नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्तिक गौर जी, और उनसे हम देश-विदेश के बारे में काफ़ी सारी बातें पूछेंगे। और उससे पहले आपको याद दिला दूँ कि 25, 26, 27 को हमारा जो राष्ट्रवादियों का महाकुंभ है, कार्तिक जी भी उसमें आएँगे, और आप लोगों से अनुरोध है कि रजिस्ट्रेशन तुरंत करवा लें। जी, कार्तिक जी, स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते संजय जी, नमस्ते दर्शक। एंड यस, आई एम गोइंग टू बी देयर जयपुर डायलॉग्स में। और रिक्वेस्ट करता हूं कि सारे लोग प्लीज़ रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। मुझे भी काफ़ी मैसेजेस मिल रहे हैं, मेरी टीम को भी काफ़ी मैसेजेस मिल रहे हैं। सो देयर इज एक्सटेंट टू विच हम हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ऑलवेज बी सेफ देन सॉरी। तो अभी अभी आप 15 दिन सोमनाथ में थे कार्तिक जी, वहाँ क्या कार्यक्रम था? कुछ बताएँगे? तो संजय जी, हमारी जो परंपरा है उसमें हम दो क्लासिक्स को ज़्यादा सिखाते हैं। एक है बृहत्पराशर होरा शास्त्र, which is written by Maharishi Parashara, and second is Jaimini Sutras, so which is written by Maharishi Jaimini. So उसमें से जो एक टेक्स्ट है पराशर होरा शास्त्र, बृहत पराशर होरा शास्त्र, तो उसका ईयर 4 हम सिखा रहे थे, which is all about राजयोगास and everything. So उसी का कर रहे थे हम काम। जी। अभी तो इस समय आपके क्षेत्र में तो बड़ा हड़कंप आया हुआ है साहब। ईरान और इज़राइल का तो युद्ध आरंभ हो गया है। तो अब जब हमने आपसे आज के सेशन के लिए बात की थी, तब मैंने आपसे अनुरोध किया था कि साहब कि आप मिडल ईस्ट के भविष्य के बारे में कुछ बताएँ, और अलग-अलग कंट्रीज़ का क्या होगा उसके बारे में कुछ बताएँ। तब हमें ये अनुमान नहीं था कि ये युद्ध आरंभ हो जाएगा। करेक्ट। इनफैक्ट जब 7 अक्टूबर शुरू हुआ था, तो जी हाँ। एट दैट टाइम आई वाज वेरी रेगुलर ऑन लिंक्डइन। तो आपको याद हुँ। होगा कि उस वक्त मैंने एक हॉरोस्कोप बनाया था 7 अक्टूबर के अटैक के बारे में, हुँ। और मैंने क्लियर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग दिया था व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड व्हाई दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर बिगर थिंग्स टू हैपन। और जो लोग सोच रहे थे कि भैया ये 15 दिन में खत्म हो जाएगा, 10 दिन में खत्म हो जाएगा, आज के टाइम में कहाँ वॉर इतना लंबे चलते हैं, एट दैट टाइम आई हैड सेड कि भैया अब मिनिमम 6 महीना तो भूल जाओ। And in that, I had given a logical understanding of why Scorpio is going to play a very, very important factor in this war. And Scorpio generally means tunnels. So सारे tunnels को destroy करेंगे, and anybody who is hiding in the tunnel is basically a ticking time bomb. तो लिंक्डइन को वो पसंद नहीं आया, क्योंकि जहां पे आप लॉजिकली कुछ एक्सप्लेन करो, तो हुँ। लिंक्डइन को लगता है कि यार यहाँ पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब जब तक वो 12 राशि का आज ज्योतिष फल ये है, आज आपका अच्छा दिन जाएगा, आज छाता लेके निकलना, ऐसी सब बातें करते हो, तो वो उनको प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज देयर दे कैन मलाइन यू, राइट? कि अरे यार ये हुँ। दिस डजंट वर्क, दैट डजंट वर्क। बट व्हेन यू गिव क्रेडिबिलिटी एंड व्हेन दे स्टार्टेड सीइंग दैट चीजें ऐसे ही हो रही थी, सो इमीडिएटली वो कम्युनिटी नोट्स आना शुरू हो जाते हैं, यू नो, विदाउट अ लॉजिकल explanation. The same thing happened when I talked about even Narendra Bhai Modi. कम्युनिटी नोट्स आना शुरू हो जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप कम्युनिटी नोट्स आना शुरू हो जाता है। अगर वही चीज मैं ऑपोजिट करता और बोलता कि कमला हैरिस इज विनिंग हैंडसमली, या हुँ। उस वक्त जो बाइडन थे, तो आई एम श्योर कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो उनका नैरेटिव नहीं है वो तो अगर नहीं मिले, तो देन डेफिनेटली वो होता है। सो कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, उसी वक्त मैंने बोला था कि जो उस वक्त का जो चार्ट था वाज क्वाइट क्वाइट हॉरिफाइंग, इन द सेंस दैट दिस इज नॉट द इजराइल। एनीवेज इजराइल को तो आप धक्का मारोगे तो वो तुमको गाड़ देगा, हुँ। राइट? वो तो सिंपल सी हुँ। बात है। बट दैट चार्ट वाज इवन मोर टेरिफाइंग, बिकॉज वो अभी गाड़ेगा नहीं भैया, वो तो तुम्हारे पीछे ऐसे पड़ेगा कि तुमको पाताल लोक तक छोड़ेगा नहीं। And that is what I hinted when I said the tunnels. That means he is going to hunt you to the patal lok. क्योंकि आप में से कोई स्वर्ग लोक तो जाने वाला नहीं है, वेर ही हैज टू कम देयर। तो सारे लोग को तो पाताल लोक में ही ढूंढना है। एंड दैट हुँ। इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। और इसका एक रैमिफिकेशन क्लियर आ गया है कि विद इन मिडल ईस्ट देयर इज क्लियरली मिनिमम 2 कैंप्स। हुँ। शिया एंड सुन्नी, या इज़राइल एंड मुस्लिम? एक हम बोल रहे कि भैया एक लॉजिकल और रैशनल सेट ऑफ कंट्रीज है, कि भैया ओके। जो सोच रही है और समझ रही है कि भैया दिस इज नॉट द वे यू कैन लिव, राइट? दे हैव मूव्ड बियॉन्ड द कबीला मेंटालिटी, सो टू से।
हम्म which हम्म think about growth. And these are the people who are more worried about this radical people. उनको मेरे आपके जैसे लोगों से कोई टेंशन नहीं है. हम्म So this is जी where UAE, Saudis, and those people are waking up, smelled the coffee, they tinkered around with these things, and then understood कि भैया अगर हमको लॉन्ग टर्म 20 साल बाद हमारी कंट्री को एक लॉजिकल रैशनल ग्रोथ पैटर्न पे लेके जाना है, तो वी हैव टू डीकपल विद दिस एलिमेंट्स. इसलिए आप यूएई में आज के टाइम में आप पैलेस्टाइन का झंडा लेके घूमो, या यू टॉक अबाउट एनीथिंग प्रो हिजबुल्ला और प्रो हमास, एक सिंगल वे टिकट आपको मिल जाएगा. वो तो एंड द डिपोर्ट सेम, कर देते तुरंत ही बिल्कुल बिल्कुल वही तो मैंने बोला ना, सिंगल वे टिकट. तो आपको तो हम्म डेफिनेटली यू हैव टू गो, एंड विच इज द राइट वे, के आइदर दिस वे और दैट वे. यू इफ यू वांट टू ग्रो यू हैव टू बी रैशनल. मैं आपका हार्म करके मैं ये सोचूं कि भाई मेरा हार्म नहीं होगा, वो तो कोई रैशनल थिंकिंग नहीं है. या तो मैं सोचूं कि मैं संजय जी को धक्का दूंगा और संजय जी को मैक्सिमम मुझे धक्का ही मारना चाहिए, ये भी रॉन्ग थिंकिंग है. भैया संजय जी जो करेंगे वो उनकी क्षमता के हिसाब से करेंगे. तो मुझे तो संजय जी को धक्का मारने के पहले सोचना चाहिए कि भैया मैं उनको धक्का मारूं या ना मारूं. बाद में मैं सोचूंगा कि अरे यार ये तो रिटायर्ड ऑफिसर है, इनकी तो बहुत पहुंच है, ये तो मेरे को कहीं का नहीं छोड़ेंगे. तो भैया ये तो मुझे पहले सोचना चाहिए था. सो दिस इज वेयर वी नीड टू बी वेरी फेयर. जैसे अभी कल ईरान का जो अटैक हुआ, तो मैं ट्विटर देख रहा था, देयर वर फ्यू सेक्शंस व्हिच वर वेरी हैप्पी. और मैं मन में सोच रहा था भैया आपकी हैप्पीनेस बहुत कम टाइम के लिए है. क्योंकि वो कल से आप अपना विक्टिम कार्ड लेके शुरू हो जाओगे कि देखो भैया मुझे कितना मारा. राइट. तो जो हुआ था 7 अक्टूबर को भी, कि 7 अक्टूबर को तो सारे खुश थे, 8 अक्टूबर को पता चल गया. और इस टाइम तो मैंने एक चीज इनफैक्ट ट्वीट भी कल की थी कि भैया उन्होंने चतुर्दशी को पकड़ा है, और वो भी श्राद्ध के पीरियड की चतुर्दशी को. हम्म दैट इज वेयर शुक्र इज गोइंग टू बी द मोस्ट मेलिफिक. एंड शुक्र से बड़ा रिवेंज में एक्सपर्ट कोई नहीं है. इसलिए लॉजिकली हम कहते हैं कि जब एक नारी का या लेडी का जो अटैक होता है या उसका जो रिवेंज होता है, वो सबसे तगड़ा होता है. आप चाहे द्रौपदी ले लो या तो फिर ट्रॉय ले लो, सारों में जब एक नारी ने जब संकल्प लिया है, तो वो तो आपको कहीं का नहीं छोड़ती है. एंड दैट्स व्हाई द मॉर्निंग पीरियड एंड स्पेशली चतुर्दशी तिथि इज रूल्ड बाय वीनस. और जब उन्होंने अटैक किया है, तो इन ए वे मैं तो बोलता हूं कि भाई इट इज एज गुड एज इजराइल वाज होपिंग. क्योंकि इजराइल को जो करना है वो उनके माइंड में क्लियर है, और ये उन्होंने प्लेट में दे दिया है कि व्हाट दे आर गोइंग टू डू विद देयर न्यूक्लियर फैसिलिटीज, व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन ईरान फॉर द नेक्स्ट कमिंग मेनी मंथ्स. और उनको एक रीजन दे दिया कि देखो भाई हम तो चुपचाप बैठे थे, तुमने छेड़ा क्यों, अभी आपने छेड़ा है तो हम छोड़ेंगे नहीं. And that is what is going to happen. So more and more I see a clear split, which was very clear between the way Iran was being handled. Basically Qatar led people and Turkey led people. वो एक typical mindset वाले people है, वो जो भी अभी भी कबीला mentality में ही है, उनको वही है कि भाई हम ही superior है, compared to the rational people like UAE and Saudi, Oman and all other people, which are getting understanding कि यार ये सालों से हमने ये जो किया है, we need to grow up. We need to look at building our countries. We need to look at building our societies a little logical and rational way. And I think that is the split which is going to be. अभी आप उसको सुन्नी शिया बोल दो, या तो फिर लॉजिकल एंड रैशनल पीपल बोल दो, या पीपल हु आर लुकिंग एट ग्रोथ पैटर्न विच इज नॉट पॉसिबल विदाउट other countries being an equal stakeholder in their countries. इजराइल का क्या भविष्य देखते हैं? इसराइल का इनफैक्ट मैं जब सोमनाथ में था तो मुझे एक कोई मिलने आए थे पॉलिटिशियन, उनको मैंने बोला कि आपने एक चीज देखा है कि इसराइल का जो फ्लैग है वो कितना पावरफुल सिंबल है उसके ऊपर. तो उनको पता नहीं था. उन्होंने बोला क्या होता है वो कार्तिक जी. मैं बोला वो जो चिन्ह है वो बगलामुखी का यंत्र है. द स्टार ऑफ डेविड. एंड हु इज बगलामुखी? हनुमान जी की माता है. तो मैं बोला कि अगर आप एक हनुमान जी को नहीं संभाल सकते हो, तो माता बगलामुखी को आप कैसे संभालोगे? हनुमान जी तो एक लंका एक टाइम पे जलाएंगे, भैया बगलामुखी तो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी. सो दैट is how Israel is going to deal, and it is going to stay. And in fact over a period of time, आप जॉर्डन ले लो, इजिप्ट ले लो, the things which are shifting, I'm sure कि ईरान का भी अभी solution एक ही है.
एंड पीपल एक्चुअली इंटरनली, मुझे भी काफी मैसेजेस वहां से भी आते हैं कि दे आर ऑल पीपल आर फेड अप विद देयर गवर्नमेंट. तो इंटरनली अभी जो भी ईरान में हो रहा है, डेफिनेटली इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ स्ट्रॉन्ग लोकल सपोर्ट. And that strong local support is coming because they are fed up with these people. Enough of it, be it the way the radicalism is going there, the way women are being handled, the way they are being forced into doing things in abaya or whatever it is. वो सब small चीज है, वो फिल्टर करते करते अभी वो फ्रस्ट्रेशन इस लेवल के हो गया है कि जैसे पाकिस्तानी मेरे फ्रेंड कहते हैं कि यार हमारा पाकिस्तान का कुछ नहीं होना है यार, आप ही अटैक कर लो तब जाके कुछ होगा हमारा. उसी हिसाब से सेम माइंडसेट ईरान का हो गया कि भाई हमारा तो यहाँ कुछ नहीं होना, कि अभी आप ही लोग कुछ अटैक करके इनको खत्म करो, तब जाके एक नया वर्जन 2.0 होगा. दैट विल बी मच बेटर देन वेयर वी आर करंटली. सो दे आर गेटिंग अ ह्यूज सपोर्ट इंटरनली एंड इट इज अ मैटर ऑफ टाइम. दे आर ऑल टेकिंग टाइम बॉम्ब एंड एवरीबडी हु हैज थ्रोन दैट मिसाइल एट इजराइल, you know, are dead men walking. मैं तो जो मेरा प्रश्न था वो एक प्रकार से मैं ये जानना चाहता हूँ कि जूस का जो भविष्य है, आप जानते हैं कि करीब लगभग 2000 वर्ष तक जूस को, यहूदियों को प्रताड़ित किया गया. करेक्ट. जब उनके टेम्पल माउंट पे कब्जा करने के बाद क्रिश्चियंस ने वहां से इनको भगाया था पहले, उसके बाद से लेके और 1948 में जब तक इजराइल का निर्माण हुआ, तब तक वो एक प्रकार से प्रवासी थे दुनिया में, अलग अलग देशों में. अब उनका देश बना 1948 में. आगे क्या भविष्य है? ये देश जो है ये और अधिक बढ़ेगा या इन्हीं सीमाओं को अपनी सुरक्षित रख पाएगा? क्योंकि जिस तरह से दिख रहा है ना कि ये देश इतना छोटा है कि सीमाओं की सुरक्षा जो है वो कई बार इशू बन जाती है. क्या करेक्ट. लगता है आपको? मुझे लगता है दे आर बीइंग फोर्स्ड टू गिव अप ऑन देयर स्टैंड्स, वेयर एक दिन आएगा वो खुद फेड अप हो जाएंगे, वो बोलेगा कि यार छोड़ो, ये 2 स्टेट सॉल्यूशन भी अभी आउट ऑफ द टेबल है. एंड दैट इज गोइंग टू हैपन. देयर मैक्सिमम टाइम पीरियड इज 2028. 2028 तक, frankly speaking, all those people who want a 2 state solution, if they are not going to get it done, उसके बाद that 2 state solution is out of the table. इसराइल को इतना सपोर्ट मिलेगा कि भैया ये बंद करो. एंड दैट इज नॉट जस्ट फ्रॉम द सो कॉल्ड क्रिश्चियन कंट्रीज or not the so-called countries which are non-Islamic, but there will be a lot of support internally also, because a lot of internal politics is also going on where उन लोग खुद fed up है कि कितने पैसे दोगे और कुछ काम भी नहीं करते. So they are Kashmiris at an ultra level. जैसे हम लोगों ने कश्मीरी को सब कुछ फ्री दे दे के जो बना दिया है उनको, you know, they are the same population, and then a lot of people are fed up. So currently though, the whole Palestine issue is actually speaking an industry, right? So be it is going through the Hezbollahs or through Hamas, but उनकी जो डोर है वो तो कहीं और है. And that is why there was a huge tension between Qatar and UAE/Saudi. So for a long time there were no flights going on. So coming to the initial question, see, Israel has understood के भाई बिना होए ना प्रीत is at an ultra level. उन लोग वो भी सच है कि भाई भी नहीं दिखाना, खाली दिखाना नहीं है भैया, कर ही दो. एंड वो खड़े हो उसके पहले 2 बार और मार के आ जाओ, वापस थोड़े बैंडेड वगैरह लगाए, थोड़े खड़े हो, वापस 2 बार मार के आ जाओ. एंड दैट इज ऑल्सो अ पॉलिसी विच दे विल अंडरस्टैंड कि भैया ये भी पॉलिसी नहीं चलेगा, कितना टाइम तक आप यही करते रहोगे, बिकॉज इट इज ऑल्सो कॉस्टिंग देम ह्यूज. Yes, So my upper yes. limit is 2028. And if they are lucky and Trump is going to come, so maybe little sooner than that. But post that, as I told you, this will coincide with the whole situation of the world getting into a world war sort of a situation between 2032, and the Israelis finally changing their mindset कि भाई अभी तो छोड़ो, कुछ भी नहीं देना है, तुमको जो करना है कर लो. So that is also a situation. And may I say, a lot of countries, you know, whether वो खोलने में बोले या अंडरटोन में बोले,
are understanding that actually Israel is doing a great favor to them. आज भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो Israel actually is doing a great favor, by getting rid of these people, and in a way a testing sort of a zone that if India has to go and do a lot of many other things which we can also do, तो इसराइल ने ऑलरेडी एक टेम्पलेट तो दे दिया है. और ईरान की मुल्ला कृषि का क्या भविष्य है? वो तो पूरा चेंज हो जाएगा सर. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. इसलिए मैंने बोला इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऑल्सो फॉर पीपल इन ईरान. See, because I've got a lot of Iranian students also who are learning Jyotish, and very logical, very rational, very, very sharp people. In fact, हमारे दुबई में भी है lot of the spice trading and dry fruits वगैरह में lot of Iranians are there. Very rational, very, very warm people, very nice people. And सबका problem वही है कि यार ये एक लोगों ने हमको जो कब्जा करके रखा है. And in the 70s, Iran was such a beautiful country. इतना लिबरल था. यू लुक एट द पिक्चर्स ओवर देयर तो आप मान ही नहीं पाओगे कि ये ईरान का. आपको लगेगा ये एआई से बनाया हुआ है या फोटोशॉप किया हुआ है. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज इट वाज अ वेरी वेरी डिफरेंट सोसाइटी. बट ये जब जब कहते हैं कि केतु का एक एक्सट्रीमिटी आ जाता है, सेम केतु एक साधु को भी रिप्रेजेंट करता है, सेम केतु टेररिस्ट को भी रिप्रेजेंट करता है. दोनों रिलीजन को यूज कर रहे हैं, बट वन इज यूजिंग रिलीजन टू रीइन्वेंट देमसेल्व्स, the other is using religion for their own benefit or to control others via religion, which is terrorism. So Iran का I think as I told कि अभी तो इसराइल नहीं छोड़ेगा. एंड इसराइल नहीं छोड़ेगा मतलब दे अंडरस्टैंड कि देखो नीचे के लोगों को मार के कोई फायदा नहीं है. राइट वो तो अभी 100 जाएंगे. नीचे के लोग तो वैसे भी मुल्ला कृषि के खिलाफ है वहां. एग्जैक्टली और उनके भी मतलब विद इन देयर डोमेन आप नीचे के लोगों को मारेंगे तो 100 और रिप्लेस हो जाएंगे. उनके पास वो फैक्ट्री तो ऑलवेज चालू ही रहती है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है उनका. सो यू हैव टू किल द थॉट एट द टॉप एंड नोबडी नोज दैट बेटर देन मोसाद. सो और अभी उनको एक रीजन भी मिल गया, तो जिसको हम कहते हैं बात निकली है तो दूर तक जाएगी. सो ये तो बहुत दूर तक जाएगी. अच्छा, ये एक इसी के साथ में जो दूसरा प्रश्न उठता है, तो ये उठता है कि भाई ये जो एमबीएस ने जो मूवमेंट आरंभ किया है, यानी जिसमें जो है वो धीरे-धीरे उस सोसाइटी को लिबरलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं. और अभी आपने देखा होगा नेतन्याहू ने भी बोला कि भाई ब्लेसिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, और उसमें ब्लेसिंग्स ऑफ द वर्ल्ड में उन्होंने यूएई और सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इन सबको इंक्लूड किया, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया गोइंग अप टू यूरोप. तो क्या जो सऊदी अरेबिया की जो मुल्ला कृषि है वो किसी न किसी रूप में विरोध नहीं करेगी क्या एमबीएस का? क्योंकि अभी आपने देखा कि एक वार्निंग इशू हुई थी कि भाई Correct. एमबीएस की जान खतरे में है. बिल्कुल तो नहीं. इसी तरह से यूएई ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश कर लिए. करेक्ट. तो यहाँ की जो मुल्ला कृषि है उसकी क्या स्थिति है? Same, sir. And it is not an overstatement कि yes, his life is at risk. क्योंकि देखो कोई भी ये केतु लेवल का, आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर एक्सट्रीम ऑफ द केतु, दिस आर ऑल पीपल हु आर पार्ट ऑफ द नेक्सस ऑफ नेट मेकिंग मनी. तो भले वो कुछ भी रिलीजन की बड़ी बड़ी बातें करे, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दे लव द कंट्रोल, एंड नोबडी कंट्रोल्स इट द वे केतु कैन, because it is going to control via spirituality, and the other side of spirituality is what I'm talking about. तो अगर ऐसा कोई आ जाता है जो कंप्लीटली बोल देता है कि भैया कुछ नहीं चलेगा, आई एम द वन हु इज गोइंग टू डिसाइड, और आपके जो एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर्स थे वेर यू कैन ओवरराइड एवरीथिंग आर गॉन, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू फील कि अरे यार ये क्या हो गया, कल तक तो हम थे और आज ये कौन आ गया, ये यार आजकल का हमने सुना हुआ है, एंड ही इज टेलिंग अस एंड ही इज लेइंग आउट ऑल द रूल्स. तो ही हैज डेफिनेटली टेकन द एलिफेंट इन द रूम, और वो भी एक नहीं, एट अ टाइम 10 एलिफेंट के साथ झगड़ा किया. एंड इफ यू नो द इंटरनल स्टोरीज ऑल्सो, ही हैड केप्ट एवरीबडी इन दैट होटल फॉर अ लॉन्ग टाइम.
और काफ़ी लोगों से पैसे भी निकलवाए, काफ़ी लोगों से सच भी उगलवाए, काफ़ी लोगों से काफ़ी कुछ किया, काफ़ी लोग कितने बाहर आए, सो वो जैसे वेलकम पिक्चर का डायलॉग था ना, ये राज भी उनके साथ ही चला गया। तो काफ़ी लोग ऐसे थे, which is because he understood that what he is planning to do, what he is trying to do is good for the country, but might not be good for him at an immediate stage. There will be a lot of ripple effect. There will be a lot of, तो जिसको हम बोलते हैं कि यार देर विल बी ऑलवेज बी वन लीडर विच हैज टू टेक दैट रिस्क। आप सिंगापुर ले लो, आप इंडिया में भी ले लो, मोदी जी की आज हम थोड़ी वी आर नॉट अनहैप्पी बिकॉज ऑफ what Yogi ji is doing, and there are few other things that he was doing. But the fact of the matter is, he has been a game changer. आज अगर हिंदू नैरेटिव फोरफ्रंट में आया है तो देयर इज नो डाउट, तो उसमें मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। वरना तो पहले तो कोई काशी विश्वनाथ में कोई भभूति लगा के कोई लीडर निकलने को ही रेडी नहीं था, तो वो रिस्क तो उन्होंने लिया है, दैट वी नीड टू गिव इट टू देम। सिमिलरली एमबीएस ने भी एक रिस्क तो लिया है, और वो तो बहुत बड़ा रिस्क लिया है उन्होंने, because he's dealing with a lot of other people, and I'm sure he must be having his security apparatus, and that's where again America comes into the picture, because they are also in that mid stage. So काफी countries currently इस stage में है where they are flirting with China, but the moment they start flirting with China, there is an America to show कि भैया हम आपके पूरे सिस्टम को जानते हैं, if you want, we can hamper a lot and damage you a lot. So then they again come to closer to this, but at the same time they want to flirt with China also. So इसलिए आप देखो कि ब्रिक्स में तो सारे लोग जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम एक अमेरिकन प्रेशर भी है कि भैया आप ज्यादा फ्लर्ट मत करो, वी नीड टू हैव अ स्टेबल रिलेशनशिप। आई हैव बीन देयर फॉर 20 years 30 years, when the chips were down we were there. So it is a double thing, क्योंकि जहां पे अपने भाई लोग वहां के अमेरिका के इन्वॉल्व है, यू नेवर नो, काम करने वाला दिखेगा कोई और, पर हो सकता है हाथ किसी और का हो, एंड विच दे नो कि उनके लोग नहीं कर सकते विदाउट अ टॉप एजेंसीज हेल्प। सो दैट इज माय हिंट, एंड व्हाट दे आर केपेबल ऑफ दे आर ऑलरेडी शोइंग इन अमेरिका, कि भाई अगर खुद के प्रेसिडेंट को अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो दूसरों को तो ऐसे उड़ा देंगे। सो हिज लाइफ इज एट रिस्क, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन आप फ्यूचर में क्या देखते हैं? Future mein, I'm seeing that he is going to lead the change, and UAE and Saudi are going to be two trendsetters as far as the Middle East region is concerned, and they both are going to compete in terms of who is going to get the maximum billionaires. Aaj agar dekho, सारे indicators are there that all the billionaires and millionaires within Mumbai, within the world, are fighting either between Singapore or UAE. UAE is leading the race. सिंगापुर के नंबर्स और कम होते जा रहे हैं। So over a period of time, I see that even Saudi with rational, because they also have got some wonderful places. They are an upcoming economy as well, और बहुत potential है वहाँ पे। तो I'm sure a lot of billionaires would love to be there. It is a very safe place. Otherwise, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ फ्रीडम ऑफ वर्शिप नहीं है। आपका क्या अनुभव है? मेरा अनुभव इज फैंटास्टिक। मुझे आज 20 बरस से ज्यादा हो गए। आई हैव नेवर हैड एनी इश्यूज। मैं सुनता बहुत था, मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा। मैं 2001 में जब आया था तो मैं सुनता था कि यार आपने अगर जेमस्टोन पहना है तो आपको निकलवा देते हैं, या गणेश चतुर्थी होता है तो गणेश जी को रास्ते में ही डलवा देते हैं, उनका विसर्जन नहीं कर सकते। ऐसा सब कुछ मैंने सुना था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बट एज फार एज आई एम कंसर्न, एब्सोल्युटली नथिंग। इनफैक्ट मैं लोगों को बोलता हूँ कि इंडिया से जब लोग मुझे बोलते हैं कि यार दिवाली में आ जा यहाँ पे, या नवरात्रि में आ जा, तो मैं उनको बोलता हूँ यार एक बार तुम यहाँ पे दिवाली में आके देखो, हमारे मीना बाजार में आके देखो, जो लाइटिंग होती है, जो फटाके होते हैं, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। बट एक चीज है संजय जी, कि एवरीथिंग हैज टू बी इन डिसिप्लिन। जैसे आपको डेजिग्नेटेड एरियाज दिए हुए हैं, डेजिग्नेटेड थिंग्स दी हुई है, यू डू दैट, विच आई फुली एग्री। तो एंड इफ यू आर इन द विद इन द रूल्स एंड ऑल, एब्सोल्युटली नथिंग। एंड इवन इफ यू स्ट्रेच लिटिल आगे पीछे, पुलिस विल कम, दे विल जस्ट रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज देयर इज अ कंप्लेंट फ्रॉम फ्यू पीपल, दे आर हैविंग दिस इश्यू, कैन यू प्लीज टोन डाउन। और ये चीज उनके फेस्टिवल्स में भी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि मैं पहले जहाँ रहता था तो हमारे नेबर बीमार रहते थे, तो वो मॉर्निंग में जब अजान शुरू होती थी तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता था, तो उन्हें पोलाइटली एक ईमेल लिखा
कि मैं बहुत ये हूँ कि तो प्लीज उसका डेसिबल थोड़ा कम कर दोगे, नेक्स्ट डे डेसिबल कम हो गया, अच्छा। या नेक्स्ट डे डेसिबल कम हो गया, बिकॉज दे अंडरस्टूड कि भैया एक बीमार आदमी है एंड दिस इज ही इज हैविंग अ प्रॉब्लम, ही इज हैविंग अ रैशनल थिंग एंड नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मैं यही कहता हूं कि यार हर कंट्री जो होती है वो डिसिप्लिन, लॉजिक और रैशनल पे चलनी चाहिए, एंड देयर शुड बी रूल्स फॉर एवरीथिंग। एंड यस, अगर रूल्स बेंड होना है तो वो बेंड होना है मेजोरिटी के लिए, कि चलो मैं हम 5 लोग हैं और अगर 50 लोग और है, तो और अगर मेन्यू डिसाइड करना है तो मेन्यू डिसाइड होना है, तो वो उसमें 50 लोगों का ज्यादा इंपॉर्टेंस होना चाहिए, विच इज अ रैशनल थिंग, जो इंडिया में नहीं होता, वो प्रॉब्लम है। कि इक्वालिटी होना जरूरी है, बट इक्वालिटी ऑल्सो हैज टू बी वेरी रैशनली अंडरस्टूड। कि एट द एंड ऑफ द डे, if दिवाली इज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय मोर पीपल, देन अगर थोड़ा स्ट्रेच करना है रूल, तो वो दिवाली में होना चाहिए। यहाँ पे इफ ईद इज सेलिब्रेटेड मोर, और अगर रूल थोड़ा बेंड होना है तो वो ईद में होना चाहिए, विच हैज टू बी वेरी रैशनल। एंड आई फील दैट आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉजिकल एंड रैशनल थिंग टू थिंक। लेकिन करेक्ट। हाँ, मैं ये अगेन रिएटरेट करूंगा कि यहाँ पे यूएई में मुझे 21 साल हुए, एज अ हिंदू, एज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, आई हैव नेवर हैड एनी प्रॉब्लम। इनफैक्ट आई फील मोर सेफर इन दुबई वॉकिंग अराउंड एज अ हिंदू देन इन सर्टन एरियाज ऑफ इंडिया। नो ये भी मैं स्टोन बता, पेल्टिंग हियर। एब्सोल्युटली सबको डिपोर्ट ही कर देते हैं, पता ही है कि भाई आखिरी पत्थर अगर तुमको उठाना है तो उठा ले भैया। और स्टोन पेल्टिंग करने वाले आते तो सब वो हैं वहीं से, आपके पाकिस्तान वाले या ऐसे नहीं, उनको होंगे। भी डिपोर्ट कर देते इमीडिएटली। बीच में कुछ इमरान खान का लिए इनको जज्बा जाग गया था, तो हम्म। 30-40 लोग गए थे उनकी एम्बेसी को, सारे को मतलब दे डिपोर्ट, दे डोंट वेट। इवन बांग्लादेशीज आल्सो सम पीपल, ये जब हुआ था उनका शेख हसीना के टाइम, उनकी एम्बेसी के पास गए थे, सबको मतलब वार्निंग लेटर मिल गया, फिर देन दे अपोलोजाइज, ये वो, फिर रफा दफा हो गया। बट दे डोंट टेक मच टाइम सर, दे आर वेरी क्लियर दैट भैया दिस इज नॉट अवर सर्कस, दिस इज नॉट अवर मंकी। तुम्हारी लैंड में कुछ हो रहा है तो भैया तुम जाके उधर जो करना है करना, हमारी कंट्री में तुम गंद मत मचाओ। यहाँ पे रहो, कमाओ, खुश रहो, पे योर टैक्सेस ऑन टाइम, डू थिंग्स ऑन टाइम, लिव एंड लेट लिव। बट यहाँ पे वो सब पॉलिटिकल नॉनसेंस नहीं चाहिए, एंड दे आर फैंटास्टिक। आई एम वेरी प्राउड टू स्टे हियर। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ये थोड़ा सा अब इसी मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसी के संदर्भ में थोड़ा हमारे जो पड़ोसी हैं उनके भविष्य के बारे में भी बात कर लें। पाकिस्तान के बारे में तो हमने पहले भी किया है, एक बार फिर से उसको याद कर लें। या सो एक ताज़ा चीज़ तो वही है कि जो हमने बोला था कि भाई पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट बाय 2027, ये मेरा प्रेडिक्शन था 2012 का। एंड बांग्लादेश के सिचुएशन में मैंने बोला फेब 2026 के बाद दे आर ऑल्सो गोइंग टू सी डाउन टर्न। बट लगता है कि जो ट्रेंड्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान इज ऑलरेडी out, there are many no-go areas, and at least 42 people are having various things, but even conservative figures are that 30% of Pakistan is already a no-go area for the Pakistan army itself. एंड जिस हिसाब से जो सिचुएशन चल रही है, आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इवन लाइक दे आर ऑल्सो थिंकिंग कि भैया अभी कितना बचाएगा, आईएमएफ भी कितना बचाएगा। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो खुद बचना नहीं चाहते। द पॉलिटिकल पीपल आर स्टिल देयर जस्ट सो दैट आईएमएफ कब तक पैसा देगा, पैसा बनाओ, अपनी दुबई में प्रॉपर्टीज बनाओ, लंदन में प्रॉपर्टीज बनाओ, एंड एवरीबडी हैज अ ड्यूअल पासपोर्ट। आज के टाइम में आप पाकिस्तान में एक ड्यूअल पासपोर्ट बंद कर दो, या तो कोई एक पॉलिटिशियन गिन के बताओ जिसका ड्यूअल पासपोर्ट नहीं है, कि भागने के लिए रेडी है 1 2 3, तो यू विल हार्डली गेट एनीवन, अ हैंडफुल ऑफ पीपल हु विल नॉट हैव अ पासपोर्ट टू रन अवे। इनफैक्ट इमरान खान की मिनिस्ट्री में तो 90% और 95% ऑफ देम वर ऑल यूके पासपोर्ट एंड यूएस पासपोर्ट। उनका जो और मोहित हाँ, पीरजा, तो डुअल सिटीजनशिप है ना वहाँ पे। हाँ, उनका तो जो एनएसए था, एनएसए तो जैसे फ्रीलांसर का काम था, आया वहां पे, वो याद है वो सेंटर पार्टीशन रखता था वो, मेजर गौरव आर्या ने अच्छा उनका नाम रखा था, सस्ता तेरे नाम। वो सलमान खान का मूवी था ना जिसमें वो सेंटर पार्टीशन रखता था। सो काम खत्म हुआ, जैसे फ्रीलांसर होते काम खत्म हो गया, वो चला गया वापस। मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग विद वर्ल्ड बैंक एंड ऑल, दे कम हियर, कम विथ अ मिशन
which is clearly defined by the World Bank, खत्म करते हैं, and they again join the World Bank or Citibank. So which is for me very strange कि ये जो रूल है, इवन हाँ अमेरिकन या यूके का भी आप दे दो, कि आप जननी जन्मभूमि का एक कॉन्सेप्ट होता है संजय जी, आप कहीं पे आ जाओ और आप अपनी माता समझो, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। सो ये कॉन्सेप्ट तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सो आप पाकिस्तान में फ्रैंकली स्पीकिंग दे आर ऑल वेटिंग कि भाई पाकिस्तान खत्म होता है कि हम भागते हैं पहले, बस वही कंपटीशन है। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बांग्लादेश का भी लोग कह रहे हैं कि साहब कि बांग्लादेश के भी डिविजन्स होंगे, आपको आपका घोड़ा शास्त्र क्या बताता है? 2026 फरवरी के बाद उनका होगा भूर्भुवस्व। तो nobody can stop that, and with the mindset, see in सबका mindset clarify हो गया। आप देखो, they were doing pretty well, जैसे इनको बोलते हैं ना कि नजर लग जाती है कि इनका अगर कोई रैशनल लोगों को देखो, जैसे कोई पाकिस्तानी रैशनल बात करता है ना, तो मुझे लगता है कि यार ये हो ही नहीं सकता पाकिस्तानी। फिर मैं थोड़ा रिसर्च करता हूँ, हाँ यार ये पाकिस्तानी है, तो पहले तो सरप्राइज लगता है कि अरे यार ये पाकिस्तानी हो के इतने रैशनल और लॉजिकल बात कैसे करते हैं। Similarly, when Bangladesh was doing well, especially in terms of Shukra, right? Shukra is textiles. So that was the only factor which was holding on to them. वरना अंदर से तो सारे वही सेम थे, माइंडसेट तो सिमिलर ही था। तो जैसे ही उनको ये थोड़ा दंगा करने का चांस मिल गया, पत्थरबाजी करने का चांस मिल रहा है, तो वो ऑप्शन उनका हमेशा पहले ऑप्शन था। तो फिर टेक्सटाइल्स छोड़ दिया और पत्थरबाजी पे आ गए। द मोमेंट पत्थरबाजी छोड़ दिया, शुक्र ने छोड़ दिया उनको, एंड दैट्स व्हाई रेमंड्स आल्सो पुल्ड आउट एंड मेनी अदर्स विल पुल्ड आउट, because if Gautam Bhai is going to pull out, I'm sure there is a huge lobby behind him which will also pull out. So अगर शुक्र ही गिर गया तो शुक्र also rules democracy. So democracy is gone out of the window. And once democracy is gone out of the window, and in such situations with such a mindset, तो फिर वो तो मतलब सब कुछ जला के ही छोड़ेगा। तो इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। तो ये यूनिस भी कितना चलेगा अभी देखते हैं, कब तक डीप स्टेट का काम का बंदा है उतना काम कराएंगे। अदरवाइज डीप स्टेट इज वेरी 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 नोन फॉर यूज एंड थ्रो, तो उनका काम यस हो यस जाएगा। यस, उनको तो काम ही वो यूज एंड थ्रो है। बिल्कुल सही बोला आपने, हाँ, यूज तो ये एंड जब थ्रो तक में तो यूनिस उनसे भाई को बड़ा अभी कोई लग नहीं रहा है है। कि बाइडन मुझे गले लगा रहा है, पर वो कब गले के आर पार हो जाएगा उनको पता भी नहीं लगेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। So they अब will थोड़ा leave सा all these problems for us to manage. Frankly speaking, they will leave all these problems for us to manage. और आपको याद होगा, if I might connect this, Sanjay ji, because we are talking after a long time, we have to connect this to the swearing in chart of Modi ji. आपको याद होगा मैंने बोला था कि ये मंगल और केतु दोनों लग्नेश है, and मंगल is going to the 6th house in Mesha, and the other one is the Ajit Doval and the other things. So this is defining कि भैया this is the time where Modi ji cannot hold back. और वो जो टर्म 2 वाले मोदी जी थे वो नहीं चलेंगे। ही हैज टू बी मोर प्रोएक्टिव, इवन इफ ही लाइक्स इट, ही डजंट लाइक इट, ये मंगल उनको जीने नहीं देगा। तो जैसे अब जो हम देख रहे हैं कि उन्होंने वो वक्फ अमेंडमेंट बिल पायलट किया है, और दूसरे जो हिंदू इश्यूज हैं उनके बारे में भी कुछ प्रोएक्टिव हो रहे हैं, तो ये आपके इसके स्वेरिंग इन के टाइम से ये सजेस्ट होता है क्या? एब्सोल्युटली, इनफैक्ट आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि ये पूरा खेल अभी शुरू होगा 3 महीने के बाद। सी मंगल टेक्स 3 months, ओके, 90 days टेक्निकली एज अ जेस्टेशन पीरियड टू अंडरस्टैंड। सो मैंने बोला था कि ही इज अंडरस्टैंडिंग इन फर्स्ट 30 days वेदर टू यूज द मंगल एज अ लग्नेश और केतु एज लग्नेश, यू रिमेंबर? और मंगल is borders, land. So this WAFT and everything which is coming up, or the UP election which is internal politics, जो initially हुआ that started with योगी जी, if you understand उनका केशव प्रसाद मौर्य, in fact उस वक्त हम बात भी कर रहे थे कि क्या लग रहा है योगी जी का, and we had said that he is going to come back actually stronger because Surya is in his 9th house and it is Sudarshana is in his 9th house, so there is no way वो योगी जी की तरफ देख भी सकते हैं even if they want to, because he is too powerful. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने तो अनअपोलोजेटिकली बोला भी है, मेरे काफी इंटरनली लोगों को नाराजगी भी हुआ है कि भैया ही इज द ओनली वन हु इज अ रिप्लेसमेंट फॉर मोदी जी।
तो काफी फेदर्स रफल हो गए, काफी लोगों ने मुझे बोला कि यार तू इतना ओपनली क्यों बोलता है। मैंने बोला यार ये है, मैं मेष लग्न हूं, क्या करूं, आई डोंट वांट टू बी डिप्लोमेटिक, because in a Lok Sabha you need a person who is going to be logical and who is going to pull the cadre around you, right? काफी लोग जैसे इमोशनली होके बोलते हैं, अरे जयशंकर जी को हमको नॉमिनेट करना चाहिए। जयशंकर जी इज वेरी गुड, बट उनको एक लोकसभा की सीट जितवाने में कार्यकर्ता को नाक में दम आ जाएगा, क्योंकि ही अपील्स एट अ सर्टेन लेवल। देयर इज नो डाउट ही इज फैंटास्टिक, देयर इज नो डाउट उन्होंने बेंचमार्क हाई किया है, बट आप सोचोगे कि भैया वो 272 सीट्स ला पाएंगे, ये तो गलत है। तो लोग समझ गए कि मैं कहना क्या चाहता हूं कि भाई योगी जी इज अ लोकसभा मटेरियल। आप हो सकते हो चाणक्य, आप हो सकते हो, यू कैन बी अ ग्रेट कार्यकर्ता, यू कैन बी अ ग्रेट पॉलिटिशियन, इन बोर्ड पॉलिटिक्स कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू लोकसभा इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। और मैं हमेशा योगों को बोलता हूं कि आप अरुण जेटली को देखो, अरुण जेटली वॉज वेरी गुड बैकडोर, प्रमोद महाजन वॉज वेरी गुड बैकडोर, बट प्रमोद भाई को भी अपनी सीट बचाने के लिए, घाटकोपर की सीट बचाने के लिए नाक में दम आ गया था, वो हार गए थे। अरुण जेटली को तो मतलब नवजोत सिंह सिद्धू सिद्धू की तो सेफ सीट थी, फिर भी वो नहीं जीत पाए थे। So when we think about people, there is no doubt Jaishankar ji is good, there are many other good people, बट लोकसभा में आपको पहले तो अपने काडर को मोटिवेट करना पड़ता है। सामने वाला वोटर तो बात की बात है, आपके लिए चार लोग कहे तो सही कि योगी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, तो वो हम तुम्हारे साथ है कहने के लिए तो 10 लोग चाहिए, और वो ग्रेजुअली और रैशनली आने चाहिए, नॉट पेड। तो वो योगी जी के पास दम है आफ्टर मोदी जी। सो वो चीज मैंने कहा है, और मोदी जी इज गोइंग टू डू वेल। देखो ये मैंने पहले भी बोला था, कोई भी समझते हैं कि भाई मोदी जी अगर इज गोइंग टू बी ऑन द बैक फुट, वो नहीं होगा। ही हैज लर्नड हिज लेसन्स, ही इज अ वेरी वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन। कोई भी समझता है कि भाई मोदी जी कच्ची गोली खेले, भैया वो सबके बाप है। सो ही हैज अंडरस्टूड एंड ही इज अ फेयर माइंडेड पर्सन, ही वुड हैव अंडरस्टूड व्हाट हैज हैपेंड, बट ही विल डू थिंग्स इन हिज ओन स्टाइल। वो उनका स्टाइल है, एंड ही इज गोइंग टू गो इन अ हाई, उसमें कोई डाउट नहीं है। ही इज नॉट गोइंग टू गो एज अ लाइबिलिटी टू बीजेपी, he will do it the right way, he will go at the right time, and things will be fine on that front। but हाँ, ये चीज है, कंफर्म्ड है कि मोदी जी के लिए ये एक 2020 जैसा अभी गेम हो गया है, क्योंकि मंगल और केतु दोनों कह रहे हैं कि भैया आपको तलवार उठाना पड़ेगा। सो इफ फॉर सो मेनी years we thought कि भाई इंडियन आर्मी नेवर डज एनी ओवर्ट एंड कोवर्ट ऑपरेशंस, या तो अभी तक हम जो सोच रहे थे कि अननोन गनमैन्स ही काम कर रहे हैं और हमारा फिजिकल फॉर्म में आर्मी कभी इंट्रूड नहीं कर रही है, तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ इन दिस टर्म इवन ही यूजेस दैट ऑप्शन मे बी अगेंस्ट बांग्लादेश। गुड, ये दैट इज अ गुड टेक अवे, दैट इज अ गुड टेक अवे। और अब चलते हैं थोड़ा सा हमारे अमेरिका बहादुर के पास। हाँ, वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, वो हीटअप हो रहा है, नवंबर में इलेक्शन है उनके। तो क्या लग रहा है अब आपको? अब तो है। कमला आंटी आ गई हैं, कमला आंटी हैं, ट्रम्प तो पहले से ही है, बाइडेन साहब तो छोड़ के भाग गए हैं मैदान। तो अब आपका क्या प्रेडिक्शन है अमेरिकन इलेक्शन का? पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि इलेक्शन होने वाले हैं। ऐसा भी होता है क्या? सेम पाकिस्तानी वे, जैसे मैंने पाकिस्तान इलेक्शन में उस वक्त मैंने प्रेडिक्ट किया था कि इमरान खान विल गेट ऑल द पॉपुलर वोट्स बट ही विल नॉट बी द प्राइम मिनिस्टर। सो लोगों को समझ नहीं आया कि भैया ये कैसा प्रेडिक्शन है। सेम वे मैंने दिसंबर 2023 में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बोला था, द ओनली थिंग दैट कैन स्टॉप डोनाल्ड ट्रंप फ्रॉम बिकमिंग प्रेसिडेंट इज जुपिटर एंड राहु। जुपिटर इज जुडिशियरी, राहु इज द डीप स्टेट। बाइडन था तब तो बाइडन को कोई चांस ही नहीं था, ही वो तो कच्चा खा जाता। सो फाइनली आपको याद होगा तो उस वक्त भी आपके जयपुर डायलॉग्स में ही मैंने बोला था कि भैया वो रिजाइन नहीं करेगा, तो मैंने बोला नो प्रॉब्लम सर, रिजाइन करवा देंगे। तो उसके बाद उसको वो बोला कि कोविड वोविड हुआ है, तो 2 दिन उसको साइड में लेके उसको फिर समझा दिया, जैसे पाकिस्तान की लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, तो आके रिजाइन कर दिया। हाँ, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया उसका, सही है। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, इमीडिएटली रिजाइन कर दिया। उसके बाद मैंने किसी और प्लेटफॉर्म पे बोला था, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज मैंने बोला था विच वाज रिकॉर्डेड ऑन 13th
ऑफ लास्ट मंथ, और मैंने बोला था 15th को जब सूर्य विल कम इनटू वर्गो, दैट इज द टाइम हिज लाइफ इज एट रिस्क, एंड एग्जैक्टली 15th को उस पे सेकंड अटैक हुआ। तो और अभी मैंने कल परसों एक न्यूज देखी कि देर आर मेनी स्टेट्स हु हैव गिवन द इंस्ट्रक्शंस कि भैया कोई भी वोटिंग करने के लिए आते हैं उनका आप आईडी वाईडी चेक नहीं करेंगे। तो आप अगर ट्रेंड देखो तो इट इज वेरी क्लियर दैट ट्रम्प्स रेटिंग्स आर गोइंग अप, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज सामने जो जिसको हम कहते हैं कि भैया गवर्नमेंट तुम्हारी है लेकिन सिस्टम हमारा है, तो वो सिस्टम उनका है, तो उन्होंने तो ऑलरेडी वो सब छाप छाप के रेडी ही रखा है कि अगर कोई स्विंग स्टेट आ गया तो फिर वो स्विंग स्टेट को वापस कमला को देने का लिए क्या प्लान है वो उन्होंने ऑलरेडी बैकग्राउंड में करके रखा है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग दिस इज व्हाई आई वाज टेलिंग एंड आई हैव बीन टेलिंग दिस फ्रॉम डे वन कि देयर इज नो डाउट दैट ट्रम्प इज द राइट पर्सन फॉर अमेरिका, and Kamala coming is great news for China and very bad news for India. Trump coming in is actually very good news for Russia and very bad news for their war lobby. तो अगर कोई बंदा आके अगर वो बोलता है कि भैया मैं वॉर बंद करवा दूंगा, तो उनका तो पूरा जो सिस्टम है, जो पैसा है, जो फिल्टर डाउन होता है, वो तो पूरा जो गन कंट्रोल से उनकी लॉबी से होता है। बराक ओबामा उनको पसंद क्यों था? क्योंकि वो बातें अच्छी अच्छी करता था लेकिन वॉर करता था। डोनाल्ड ट्रंप उनको पसंद क्यों नहीं है? अरे हाँ, ट्रंप उनको पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि वो बातें एकदम बुरी बुरी करता है लेकिन काम अच्छे अच्छे करता है। तो उनको वो भोंकने वाला नहीं चाहिए, काटने वाला चाहिए। और ट्रंप है जो बोलता रहता है लेकिन काटता नहीं है। ही डजंट ओपन वॉर फ्रंट्स फॉर देम, एंड ही इज ऑलरेडी क्लेमिंग कि मैं आ जाऊंगा तो मैं तो वॉर बंद करवा दूंगा यूक्रेन का एक ही घंटे में। तो ऑब्वियसली देयर इज अ ह्यूज लॉबी विच इज सेइंग कि अरे भाई इसको अगर आने दिया तो यार हमारा क्या होगा, हमारी इतनी फंडिंग लगी हुई है, पैसा लगा हुआ है। सो इट ऑल फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तो मैं हंसता हूँ कि यार रियली, एंड आप लोग बैठ के हमको ज्ञान देते रहते हो अबाउट डेमोक्रेसी एंड हाउ फेयर इलेक्शंस आर हेल्ड एंड ऑल दोस थिंग्स, और तुम अपने प्रेसिडेंट को मतलब जो क्लियर दिख रहा है कि यू नो हुईज रेटिंग्स आर गोइंग अप, उसका इतना इन्फ्लुएंस है, उसको तुम हर जगह से काट रहे हो और साम दाम दंड भेद सब कुछ ट्राई कर रहे हो। अभी उसका नसीब है कि भैया वो ऐसे एक्लिप्स में जन्म लिया है कि भैया उसको मारना भी तकलीफ की काम है, वो मर भी नहीं रहा। एंड यू मेड इट क्वाइट ओपन, इसलिए मैंने जोकिंगली बोला कि भैया इलेक्शन हो भी रहे हैं क्या, एंड इफ व्हाट आई एम सेइंग इज गोइंग टू हैपन, वी आर लुकिंग एट अ सिविल वॉर इन अमेरिका। और क्या होगा अल्टीमेटली, देर आर पीपल हु आर गोइंग टू से कि यार ये क्या मजाक करके रखा है। जैसे मैं पाकिस्तान में भी कहता है कि यार आप लोग पैसा इतना खर्चा ही क्यों करते हो, वैसे भी आप बोरोड मनी पे इलेक्शन कराते हो। हाँ, और आपको पता ही है कि वैसे भी जो गेट नंबर 4 से जो रावलपिंडी से करना है वही होना है, तो व्हाई आर यू हैविंग द इलेक्शन? सिमिलरली इफ यू नो कि भाई वही आपका जो एक लॉबी है जिसमें डीप स्टेट और आपका जो लोग डिसाइड करते हैं वही अगर डिसाइड करने वाला है, तो उन्हीं से पूछ के कर लो यार, बाकी का जो इतना पैसा है खर्चा है वो कुछ अच्छे काम में लगाओ। So this is what is going to happen, sir. I really am keeping my fingers crossed. एंड आप भी देखोगे क्या क्या खेल हो रहा है, एंड आई एम श्योर यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि बैकग्राउंड में जो काम हो रहा है इट इज वेरी क्लियर कि भाई इलेक्शंस रिग होगा। वो तो दिख रहा है ना, वो तो आपको कैलिफोर्निया में तो उसने लॉ बना दिया कि यू कैन नॉट इवन आस्क फॉर आईडी फ्रॉम इलीगल्स। मतलब ये तो ऐसा ही है कि भाई बंगाल इलेक्शन में आप किसी से आईडी ना मांगो तो भैया मतलब उसमें तो बीजेपी को एक भी सीट ना मिले, लोग वहीं से आएंगे, सुबह आएंगे, वोटिंग करके वापस चले जाएंगे ढाका, और जो होता एरिज़ोना भी में है भी एक्चुअली। वही वो 2,81,000 कोई दे हैव फाउंड कि दीज आर इलीगल वोटर्स, but there is some system which says that they cannot be eliminated right now before the एब्सोल्युटली, elections. आप वो मेल इन का भी देखो, इतने लूप होल्स हैं कि मतलब उसमें कोई मतलब लास्ट लास्ट टाइम भी अगर आपको याद होगा कितने मेल इन बैलेट्स थे विच वर नॉट काउंटेड एंड दे वर ऑल इन फेवर ऑफ ट्रम्प। सो एक्चुअली स्पीकिंग यू नो, जब लोग यहाँ पे इंडिया में कंप्लेन करते हैं कि हमारे ईवीएम्स का ये इशू है वो इशू है, भैया यू नो अगर
इसी टाइप से इलेक्शन करना होता तो हमारा 400 पार हो गया होता। करेक्ट। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और कार्तिक गौर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।